नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग भी आने वाले किसी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे जीके और जीएस के प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि 21वीं शताब्दी में भारत में दूसरी जनगणना कब हुई थी। तो इस समय हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है। सबसे पहली बार जनगणना आपके 2001 में हुई थी और दूसरी बार की जो जनगणना है वो आपके 2011 में हुई थी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी, लेकिन भारत में जो पहली नियमित जनगणना है वो आपकी 1881 में लॉर्ड मेयो के समयकाल में हुई थी। और भारत में पहली जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो आपके 1931 में कंडक्ट करवाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोची उत्सव हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो गोची उत्सव की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आपकी लाहौल स्पीति घाटी है वहाँ पर यह एक मनाया जाने वाला त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नलवारी पशु मेला, मड़ी महेश मेला, फगली उत्सव, गोची उत्सव, ये सारे त्यौहार आपके मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा रिपीटेड है कि आवर्त सारणी में हमारे कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। तो आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका जो परमाणु भार है वो भी आपका 1 ही होता है। इसके आपके 3 समस्थानिक होते हैं जिनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये तीनों हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एग्रीकल्चर शब्द में एग्री का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्री वो वाला नहीं है, इस एग्री का मतलब होता है मृदा। क्या होता है? इस एग्री का मतलब होता है मृदा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये हमारे कौन से डांस से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज ये आपके कथक डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 2023 में इसका जो आयोजन है वो हमारे आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में किया जाना प्रस्तावित है। आपको पता होना चाहिए कि 2024 का जो शीतकालीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो आपके पेरिस में होगा। 2026 में शीतकालीन इटली के मिलान और कोर्टिना में होगा। 2028 में जो ग्रीष्मकालीन है वो आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 2032 में ग्रीष्मकालीन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सिंपल सा रिपीटेड ये भी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इसका होता है फार्मूला। इसके अलावा अगर हम लोग धोने वाले सोडा यानी कि धावन सोडा की बात करते हैं तो इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं और इसका फार्मूला होता है NaCO3। अगला प्रश्न पूछा गया कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार जो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप है ये आपके 1975 में शुरू हुआ था। हालांकि 1975 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम था प्रूडेंशियल कप। क्या नाम था? इसका नाम प्रूडेंशियल कप था। इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था और वेस्ट इंडीज आपके पहले विश्व कप में विजेता रहा था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ये पहला विश्व कप है इसमें प्रत्येक मैच आपके 60 ओवरों के खेले जाते थे। अच्छा चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप है वो पुरुषों से पहले शुरू हुआ था। तो किस वर्ष पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था
वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिलहाल के लिए 2023 में जो पुरुषों का विश्व कप है ये हमारे भारत में आयोजित किया जाएगा। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया था, एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, कि 1957 में सत्यजीत रे ने किस भारत रत्न विजेता व्यक्ति के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो सत्यजीत रे जो कि हमारा भारत के बहुत ही फेमस फिल्म निर्माता थे, आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत रत्न और ऑस्कर पुरस्कार दोनों मिल चुके हैं। इनके द्वारा जो बनाई गई पहली फिल्म है उसका नाम था पाथेर पंचाली, और आपको पता होना चाहिए कि पाथेर पंचाली नाम की जो किताब है ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का एग्जैक्ट क्या सेंस था वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगल सम्राट बाबर की जो अम्मी थी, मतलब बाबर की जो माता जी थी जिनका नाम कुतलुग निगार खानुम था, ये आपके किस वंश से थी, किस वंश से थी। तो आपको ध्यान रखना है कि मोगुलिस्तान जिसे आप लोग चगताई कहते हैं, यानी कि मंगोल के आसपास का जो वंश था उसी के एक शासक थे, इनका नाम यूनिस खान था, और यूनिस खान की बिटिया थी बाबर की अम्मी। तो ध्यान रखिएगा। वैसे अगर हम लोग बाबर के पिता की बात करते हैं तो इनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड था, और ये आपके वर्तमान उज़्बेकिस्तान के फरगना वैली के शासक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इसी साल जनवरी 2022 में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके उपाध्यक्ष हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर बने हैं, नाम है इनका उर्जित पटेल। अगर हम लोग AIIB की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन की राजधानी बीजिंग में देखने को मिलेगा, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है जिन लिक्विन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शांति वन की स्थापना किसने किया था। अब ये प्रश्न एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है। आप सभी को ये पता होगा कि शांति वन दिल्ली में एक समाधि स्थल है जो कि हमारे पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न और पूछा गया कि द एज अगेंस्ट ऑड नाम की जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो ये हमारे भारत की टेनिस स्टार, अब तो पाकिस्तान की हैं, सानिया मिर्जा, इनकी आत्मकथा है। एक प्रश्न और आया था रीजनिंग से कि अगर विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है तो बेरी बेरी आपके किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। भारत की संसद के संबंध में कुछ आपके कथन दिए गए थे और उसमें से आपको गलत वाले स्टेटमेंट को चुनना था, और इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो हमारा निम्न सदन है वो कभी भी भंग नहीं होता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा, और जो आपकी लोकसभा है वो आपके प्रत्येक 5 सालों पर भंग होती है। एक प्रश्न और आया था कि अमीबा का जो आकार है वो किस कारण से बदल पाता है, यानी कि अमीबा अपने आकार में परिवर्तन करता है, तो ये किस कारण से करता है, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया था। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने तीसरी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग दूसरी शिफ्ट में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो दूसरी शिफ्ट में एक प्रश्न आया था कि बास्केटबॉल का जो खेल है इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। कल भी मैंने आपको कराया था। तो इसमें आपके प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। इसी प्रकार से क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की बात करें तो इन सभी में आपको 11 खिलाड़ी मिलेंगे। कबड्डी में 7 खिलाड़ी मिलेंगे, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 हैं, हैंडबॉल में 7 हैं और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये आपके दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि दूसरी में भी पूछा गया और तीसरी शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। इसी प्रकार से अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो बहुत ही सिंपल सा है, मध्य प्रदेश में आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे, जैसे कि संजय धुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, सतपुड़ा, ये सारे टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो 4 आपकी नदियां दी गई थी जिसमें से एक महानदी की सहायक नदी नहीं थी। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें बाएं तरफ से तो शिवनाथ, मंड, ईब, हसदेव और केलो,
ये इसकी बाएं तरफ से सहायक नदियां हैं। दाएं तरफ से जो इसकी सहायक नदियां हैं उनका नाम है ओंग, पेरी, जोंग और तेलेन। तो ये सारी आपकी महानदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे बड़ा जो हमारा महासागर है वो आपका है पैसिफिक ओशियन, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। सबसे छोटे महासागर के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जो आर्कटिक ओशियन है वो हमारा सबसे छोटा महासागर है। तो यहाँ पर आप लोग क्रम देख सकते हैं। सबसे छोटा आर्कटिक है, उससे बड़ा आपका दक्षिण महासागर है, फिर हमारा हिंद महासागर है, उससे बड़ा अटलांटिक है और सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी धातु से तार बनाए जाने का जो गुण है इसे आप लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी धातु से तार बनाते हैं तो इस गुण को कहा जाता है तन्यता, जिसे आप लोग डक्टिलिटी कहते हैं। और अगर आप लोग किसी धातु से सीट बनाते हैं तो उसे कहा जाता है मैलिएबिलिटी, या फिर उसे हम लोग आघात वर्धनीयता के नाम से जानते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो चांदी और सोना है वो आपके सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल एलिमेंट हैं, यानी कि मेटल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 5 अप्रैल 2022 को भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन था। तो इसके बारे में आर्टिकल आपको मिल जाएगा फोर्ब्स की वेबसाइट के ऊपर। 5 तारीख को ही फोर्ब्स ने अपना आर्टिकल जारी किया था और फोर्ब्स की सूची के अनुसार 5 अप्रैल 2022 को भारत के सबसे धनी व्यक्ति थे मुकेश अंबानी। इनकी जो कुल संपत्ति थी 5 अप्रैल को वो आपकी 90.7 बिलियन डॉलर थी। वहीं पर अगर हम लोग गौतम अडानी की बात करते हैं तो इनकी टोटल संपत्ति थी 90 बिलियन। तो ये आप लोग फोर्ब्स की साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कपास के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कपास की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ये आपका है गुजरात। और वहीं पर अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये आपके सेकंड पोजीशन पर आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि दुनिया में कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा भारत। दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर है आपका अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो नेपोलियन है ये किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि गुप्त वंश के जो हमारे शासक हैं, जिन्हें हम लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वैसे अगर हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो ये आपके फ्रांस देश का एक शासक था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये किसके समय में हुआ था। तो ये प्रश्न पहले भी 2 बार आ चुका है। बृहदेश्वर मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनेस्को का जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के मंदिर हैं उसी में से एक है बृहदेश्वर का मंदिर। तो चोला डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये जो हमारा मंदिर है उसका निर्माण राजा चोला प्रथम ने करवाया था 1010 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है वो आपके कौन से डांस से है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के जो डांसर हैं इनका नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे कि मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराजन, राजा श्रीधर, ये सारे आपके भरतनाट्यम के डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। आपको याद रखना है कि चंपारण का जो सत्याग्रह है वो आपके बिहार में हुआ था। गांधी जी का यह पहला आंदोलन था हमारे देश भारत में। 1917 में ये आपका आंदोलन हुआ था नील की खेती के विरोध में, और जो राजकुमार शुक्ला साहब थे उन्होंने गांधी जी को इस आंदोलन के लिए इनवाइट किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पांड्या राजवंश की राजधानी क्या थी। अब पांड्या राजवंश की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे पहली राजधानी थी वो आपकी कोरकई थी। सबसे अधिक समय तक इसकी राजधानी मदुरई में थी और उसके बाद में 3 काशी में भी इसकी राजधानी रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिलसिला और चांदनी नाम की जो फिल्म है इसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो हमारे कौन थे, यानी कि कंपोजर आपके कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि शिव कुमार शर्मा जो कि हमारे संतूर वादक थे, ये आपके सिलसिला
मूवी में म्यूजिक डायरेक्टर थे। हरि प्रसाद चौरसिया भी आपके सिलसिला में कंपोजर थे। चांदनी मूवी की बात करते हैं तो इसमें हमारे शिव कुमार शर्मा कंपोजर थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि महोत्सव नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो महोत्सव त्यौहार की बात करें, ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आपको ध्यान रखना है, हॉर्नबिल उत्सव, महोत्सव त्यौहार, संक्रेरी नाम का त्यौहार, ये सारे आपके नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस खेल में भारत ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। खेल का नाम पूछा गया है तो ये खेल हमारा है फील्ड हॉकी। आपको ये पता होना चाहिए कि 1928 में हमने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद में लगातार 6 सालों तक हमने हॉकी में जीता था गोल्ड मेडल। पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें हम लोगों ने हॉकी में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न पूछा गया कि इसमें से कौन सी आत्मकथा गलत सुमेलित है। देखिए 4 आत्मकथाएं दी गई थी जिसमें से एक गलत आपका सुमेलित था। तो सबसे पहले प्लेइंग इट माई वे था, ये सचिन तेंदुलकर की है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका टेस्ट ऑफ माई लाइफ था, इसमें कपिल देव दिया गया था, लेकिन युवराज सिंह की पुस्तक है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्रिकेट माई स्टाइल, ये हमारे कपिल देव साहब की किताब है। इसके अलावा एस अगेंस्ट ऑड, तो ये सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है। और अनब्रेकेबल, ये आपके मणिपुर की बॉक्सर मैरी कॉम की बायोग्राफी है। अगला प्रश्न भारतीय झंडे से जुड़ा हुआ आया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये मुझे नहीं मिल पाया है। एक प्रश्न आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था और ये भी प्रश्न आपके कुछ स्टेटमेंट टाइप में था, तो ये भी मुझे नहीं मिला है। एक प्रश्न आपके कोई एयर योजना से था कि किस केंद्रीय मंत्री ने इस पार्टिकुलर योजना को लॉन्च किया था। तो अगर आप में से किसी को इन प्रश्नों के बारे में पता है सेकंड शिफ्ट के, तो आप लोग इन्हें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। पहले शिफ्ट में हमारे 2-3 प्रश्न छूट गए थे, आइए इनको कर लेते हैं। तो पहले शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि किस राष्ट्रकूट शासक ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था नरेश कृष्ण प्रथम ने। किसने? नरेश कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। फिर एक प्रश्न आया था कि उत्तर भारत में मंदिरों का जो निर्माण है ये किस शैली में किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर भारत के मंदिर हमारे नागर शैली में हैं, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो आपके द्रविड़ शैली में हैं, और जो आपके मध्य भारत के मंदिर होते हैं वो आपके बेसर शैली में बनाए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो तेंदुलकर कमेटी है इसका संबंध किससे है। ये भी हमारा रिपीटेड प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए कि जो तेंदुलकर कमेटी हमारे देश में बनाई गई थी उसका संबंध आपके गरीबी के आकलन से था, या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी गरीबी रेखा है उसके निर्धारण से था। चलिए नीचे कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि ये जो तेंदुलकर कमेटी है इसका गठन आपके कौन से साल में किया गया था। तो इस प्रकार से हमने सारे शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। पहले शिफ्ट के जो प्रश्न है उसको हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।